जी। आज के इस फेसबुक लाइव में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का टॉपिक, जैसा कि आपने इसमें देखा ही होगा कि प्रतिद्वंद्विता है। प्रतिद्वंद्विता का मतलब आप अंग्रेजी में कंपटीशन समझते ही हैं। हालांकि अभी उस कंपटीशन को प्रतियोगिता नाम दिया जाता है हिंदी में। तो प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में वो प्रतिद्वंद्विता है। प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है दूसरे से आगे निकलना, और प्रतियोगिता का मतलब दूसरे से आगे निकलना नहीं होता, दूसरे के साथ चलना होता है, दूसरे के साथ काम करना होता है, दूसरे के साथ सहयोग में होता है। योगिता, जुड़कर, योग माने जुड़कर, ऐड होकर, उसके साथ चलना, उसके आगे नहीं, उसके साथ। तो जिसको अभी लोग प्रतियोगिता बोलते हैं, जैसे दौड़ प्रतियोगिता बोलते हैं, और उसको अंग्रेजी में कंपटीशन बोल देते हैं ना। प्रतियोगिता कंपटीशन नहीं होता, प्रतियोगिता सहयोगिता होती है। उसके साथ जैसे मैं आपके साथ मिलकर कुछ करूं, ये होगी प्रतियोगिता। अगर मैं आपके साथ आगे निकलने की होड़ करूं, जैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ करती है, या जो दौड़ भाग प्रतियोगिता है उसमें आदमी आगे निकलने की कोशिश करता है दूसरे से, वो है कंपटीशन, वो है प्रतिद्वंदिता। इसलिए हम लोगों ने इसमें नाम दिया है प्रतिद्वंदिता, प्रतियोगिता नहीं। क्योंकि प्रतियोगिता तो अच्छी बात है, उससे तो अच्छे रिजल्ट आते हैं सबके लिए। जैसे किसी एक कंपनी में सब लोग मिलजुल कर कोई प्रोडक्ट्स निकालते हैं, और उससे सारी दुनिया, वो खुद भी, वो सब लोग भी, और बाकी सारी दुनिया भी उसका एंजॉय करती है, वो है प्रतियोगिता। प्रतिद्वंदिता नहीं। प्रतिद्वंदिता में तो जो कोई आगे निकलता है उसको लाभ होता है, और बाकी सबको हानि हो जाती है। जैसे जो कोई दौड़ में दौड़ता है, या जो कोई बाजार में कंपटीशन कर रहा है, तो जो आगे निकल जाता है कोई भी कारणों से, कारण कोई भी हो सकते हैं वहाँ, तो उसको लाभ मिलता है। जो पिछड़ जाते हैं उनको सबको हानि हो जाती है, उनको कोई लाभ नहीं रहते इसके। तो प्रतिद्वंदिता क्या है, और इससे जो दुख पैदा होते हैं वो क्या है? क्या प्रतिद्वंदिता जीवन का कोई अनिवार्य अंग है? माने इससे गुजरना ही पड़ेगा, ये कोई अनिवार्य टाइप की चीज है कि इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे कि हम जीवन को कंटिन्यू कर सकें? क्या यही एकमात्र तरीका है? ये आज का टॉपिक है। क्या कंपटीशन माने प्रतिद्वंदिता अनिवार्य है जीवन के लिए, या कि ये भी सिस्टम के की वजह से पैदा होती है, खराब सिस्टम के वजह से ये पैदा होती है? जो खराब सिस्टम है, क्या ये उसकी वजह से पैदा होती है? और बुरे परिणामों के साथ होती है? इसमें केवल जो आगे निकलता है, लाखों करोड़ों में जो कोई आगे निकलता है, बस वो थोड़ा इसका लाभ लेता है, वो भी थोड़ा भय के साथ, क्योंकि उसको भी ये भय रहता है कि पता नहीं कब कौन उसको पिछाड़ दे। तो भय भी उसको हमेशा बना रहता है, आगे बने रहने की वो सदा चेष्टा करता रहता है। वैसे ही रात में ख्वाब देखता है, वैसे ही सारे दिन उसी टेंशन में गुजारता है, क्योंकि इसके साथ फिर स्टेटस भी जुड़ जाता है। अगर पीछे हो गई तो बेइज्जती भी हो जाती है। जैसे आपने देखा, कई इंडियन मोबाइल कंपनी बंद हो गई जब चाइनीज़ कंपनी ने उतने पैसे में उनसे बेहतर स्पेक्स देने शुरू कर दिए, स्पेसिफिकेशंस देने शुरू कर दिए, लोग उनको खरीदने लगे, और कई सारी कंपनियां पीछे रह गई।
कई तो बंद ही हो गई, कई कंपनियों के नाम है उसमें, एक आध नहीं। तो ये क्या है प्रतिद्वंदिता? तो आज इसी के ऊपर टॉपिक है। और आप कोई भी प्रश्न नीचे पूछ सकते हैं कमेंट करके। यदि आपको कोई भी प्रश्न खड़ा होता है आज के टॉपिक पर भी पूछ सकते हैं, और जो पिछला टॉपिक गया उस पर उसको भी कंटिन्यू करने के लिए पूछ सकते हैं कि उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन उठाओ तो उसकी भी सुविधा है इसमें। आपने जो कमेंट्स चल रहे हैं उसमें आप अपना कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे दिखाई पड़ेगा तो मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। और ये सारे वीडियोज़ जो फेसबुक लाइव के हैं, वो फेसबुक लाइव में वीडियोज़ टैब पर आप क्लिक करके सारे पीछे के वीडियो देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल है 70-80 से भी ज़्यादा हो गए होंगे अब तक, और लगभग हर विषय पर हैं इसमें। अध्यात्म के ऊपर भी हैं, साइकोलॉजिकल माने मानसिक के ऊपर भी हैं, सिस्टम के ऊपर भी हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, लगभग हर समस्या के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा उसमें, टाइटल के साथ। सबके टाइटल हैं, माने सबके उसमें 4-6 लाइन में लिखा हुआ है कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। तो उस आधार से आप अपनी जो भी आपको ज़रूरत है, पसंद का कोई टॉपिक है, वो आप उसमें सर्च करके और उसको देख सकते हैं, और उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, उस पर अपनी राय दे सकते हैं, आगे कैसे प्रोसेस करें सब उसमें आप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। तो आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है, जैसा कि अभी मैंने बताया, प्रतिद्वंदिता। बचपन से ही जब हमारा जन्म हो जाता है और लगभग 4-5 साल तक बच्चे को कुछ पता नहीं चलता ये प्रतिद्वंदिता क्या है। बच्चे को इसका कोई मतलब भी नहीं नज़र आता, तो वो इस चीज़ को समझता नहीं है। जैसे जैसे बड़ा होने लगता है और स्कूल में जाने लगता है, और वहाँ पे टीचर उसको बताने लगते हैं, देख ये जो बगल वाले किसी बच्चे का नाम लेके कि देख उसके नंबर आगे आते हैं, ये बढ़िया है, ये ऐसा है। तो उसको लगता है अच्छा ऐसा कुछ है क्या, कि मतलब सबसे ज़्यादा नंबर लाना कोई अच्छी बात है, सबसे ज़्यादा नंबर लाना कोई रिवार्ड है, कोई रिवार्डिंग कोई बढ़िया चीज़ है क्या, कोई प्रशंसनीय है क्या, कोई प्रशंसा योग्य चीज़ है क्या, कोई पॉजिटिव चीज़ है। वो उस सारे माहौल से ऐसा समझता है, क्योंकि टीचर बोल रहा है, घर में माता पिता और दूसरे लोग बोल रहे हैं कि देख पड़ोसी के बच्चे से तुझे आगे आना है, ज़्यादा नंबर लेके आना, तू इतने से नंबर लेके आया, और उसको कई गालियाँ और कई बुरा व्यवहार सुनने को और देखने को मिलता है। तो अभी वो इतना समझदार तो होता नहीं कि इस पर चिंतन मनन कर सके कि भाई माता पिता गुरुजन इत्यादि कोई गलत बातें भी हमें पेश कर सकते हैं, हमारे सामने रख सकते हैं। ऐसी तो कोई बुद्धि उस समय होती नहीं, क्योंकि उस समय श्रद्धा से ही चलता है, और श्रद्धा के कारण ही वो गुरुजनों की तरफ, माता पिता की तरफ देखता है, क्योंकि सारी फैसिलिटीज, सारी सुख सुविधाएं जो भी मिलती हैं वो इन्हीं लोगों से मिलती है। तो इनमें उसकी इस कारण श्रद्धा रहती है कि ये बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे, गलत थोड़ी बोल रहे होंगे। ऐसा एक अंतर में अपने गुरुजनों के प्रति, अपने माता पिता इत्यादि के प्रति ऐसा भाव बना रहता है, और वो धीरे धीरे इसमें दक्ष होने लगता है। धीरे धीरे इस बात को वो एक्सेप्ट कर लेता है कि गुरुजन ठीक ही बोल रहे हैं, मुझे क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाने चाहिए, ताकि मेरी भी प्रशंसा हो, ताकि मुझे भी टीचर का वैसा प्रेम मिले, जैसा जिसको ज़्यादा नंबर आते हैं तो उसके सिर पर वो हाथ फिराते हैं, शाबाशी देते हैं। दूसरे इस बात का ध्यान रखे बिना कि दूसरे बच्चे कैसा फील कर रहे होंगे, जिस समय आप किसी 1-2 बच्चों को कोई शाबाशी दे रहे होते हैं, तो बाकी जो बच्चे हैं क्लास में 60-70 वो कैसा फील कर रहे होंगे, बिना इस बात की कोई फिक्र किए हुए। घर में
जब माता पिता बच्चे के साथ में कोई भी ऐसा व्यवहार करते हैं उसको डिग्रेड जैसा बताने का कि देखो तुम कितने भोंदू हो, तुम कितने कम बुद्धि के हो, देखो पड़ोसी वाले ने इतना, वो जब देखता है अपने इतने सारे लोगों के बीच में उसकी बेइज्जती की जा रही है, उसको डिग्रेड डाउनग्रेड जैसा फील किया जा रहा है, तो उसको बुरा लगता है, उससे दुख होता है। अब उसे ये तो समझ में आता नहीं कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका क्या किया जाए। वो स्वाभाविक रूप से पॉजिटिव होने की कोशिश करता है, मतलब आगे निकलने की कोशिश करता है, माने प्रतिद्वंदिता को एक्सेप्ट कर लेता है। कर ही लेगा, जब उसके माता पिता ने कर रखा, उसके गुरुजों ने कर रखा, तो ये कैसे बचेगा। फिर एक आगे निकलने की दौड़ शुरू होती है। तो जैसे सबका अपना अपना स्टेमिना होता है, कोई कुछ दूर तक कोशिश करता है, निकल गया तो ठीक। और चूंकि क्लास में 60, 70, 80 बच्चे होते हैं, तो उनमें से कितना 10% ही थोड़े अपर ग्रेड में पहुंचते हैं, मतलब फर्स्ट नहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड उतने में पहुंचते हैं, जिनको थोड़ी ज़्यादा और कम शाबाशी मिलती है। बाकी सारे बच्चे साल 2 साल 4 साल ट्राई करते हैं, शायद इस साल नहीं तो अगले साल निकल जाएं, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल फर्स्ट आ जाएं। जब 2 4 साल देखते हैं और देखते हैं कि अपने बस की बात नहीं है, तो वो अपने आप को एक हीन जैसा एक्सेप्ट करने लगते हैं कि मैं हूं ही ऐसा, मेरी नियति ही ऐसी है। और फिर वो ढूंढने लगते हैं ऐसी चीज़ें कि अच्छा इसका क्या कारण है। तो कारण तो बाबा लोगों ने बता ही रखे हैं कि भाई आपने पूर्व जन्मों में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए आप यहाँ डाउनग्रेड पैदा हुए हैं। आपकी नियति यही है, आपका भाग्य यही है। तो वो उस बात को भी एक्सेप्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो भी तो कोई गुरुजन लोग ही बता रहे हैं। माता पिता और जो गुरुजन लोग हैं वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई सबको ही नहीं नंबर 1 बन सकते। ये बात तो सबको मालूम ही है कि नंबर 1 तो एक ही होगा, सब तो हो नहीं सकते। एक होगा या जॉइंटली 2 4 हो सकते हैं जिनके बराबर नंबर हैं। सारे तो की तो कोई संभावना है नहीं, अभी तक ऐसा तो कोई हुआ नहीं। तो वो भी ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं कि अच्छा ये डाउनग्रेड ही है, और उसके साथ परमानेंट वैसा बिहेवियर होना उनका शुरू हो जाता है। उसको वो इग्नोर करते हैं, हाँ ठीक है चलो पीछे बैठो, टाइम मत खराब करो। वो कोई सवाल भी पूछता है तो हाँ तुम पूछ के क्या कर लोगे, क्या जान लोगे, चलो बैठो, तुम कहीं नहीं जा रहे नंबर 1 बनने। कुल मिला के जो टीचर्स होते हैं उनका ध्यान आकर्षण उन्हीं बच्चों पर ज़्यादा रहता है जो एक लेवल में अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, और दूसरे ऐसे बच्चे जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है वो उनके इग्नोरेंस का, वो इनके इग्नोर का हिस्सा बन जाते हैं। टीचर उनसे निराश हो चुका होता है, उनको भी एक्सपीरियंस हो चुका है कि टीचर हमसे निराश है, हमारे ऊपर अब वो कोई काम नहीं करेगा। टीचर को भी पता है, क्योंकि उसे भी अपना एक वो बनाना है कि भाई मेरे बच्चे भी कहाँ कोई आईएएस बन रहा है कि नहीं, कोई मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे कोई एक भी आईएएस बन जाता है तो उसको लगता है हाँ मेरे पढ़ाने में कोई बात है। वो बताता है 10 लोगों को, देखो वो मेरा पढ़ाया हुआ है, देखो मोदी जी मेरे पढ़ाए हुए हैं, देखो वो आईएएस मेरा पढ़ाया हुआ है। देख रहे हो ये प्रतिद्वंदिता से किस ट्रैक पर चल पड़ते हैं, समाज पूरा किस ट्रैक पर चल पड़ता है। और इससे कभी कभार होते हैं कि किन्हीं किन्हीं को कोई सुख के पल मिलते हैं। जैसे इस टीचर के पढ़ाए हुए बच्चे किसी ऊंची पोस्ट पर पहुंचेंगे 10 20 30 साल बाद में, तब इसको वो पल आएगा कि देखो मेरे पढ़ाने में क्या बात है, तब आएगा। और वो ये
भूल ही जाता है कि मैंने जो ये सब किया इससे कितने सारे बच्चों को निराशा में झोंक दिया, कितने सारे बच्चों को यू नो हीनता में झोंक दिया, कितनी बड़ी पॉपुलेशन को। ये तो वो है जो स्कूल में पहुंच रही है, जो स्कूल में नहीं पहुंच रही उनको तो और भी क्या गुजरा, उनको तो समाज में अरे तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं हो, चलो साइड हटो। बात भी सही है, ये तो स्वाभाविक ही है ना, कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या बात करेगा, उसकी कोई बात क्यों करके सुनेगा, चाहे वो कोई उस समय कोई समझदारी की बात भी बोल रहा हो। नहीं, नहीं सुनेंगे। अरे भाई तुम अनपढ़ आदमी क्या बताओगे, क्या बता दोगे। बात भी सही है, हजारों अनपढ़ कुछ बताए भी तो कोई एक आध बात कोई सही हो सकती है उनकी, नहीं तो ज्यादातर कचरा ही होता है। तो प्रतिद्वंदिता समाज को किस ट्रैक पर ले जाती है, कैसी मानसिकता में धकेल देती है, कैसा फ्यूचर देती है। एक आदमी के सुख के लिए या कुछ लोगों के सुख के लिए, क्या ये व्यवस्था कुछ ही लोगों के लिए है, क्या कोई भी व्यवस्था कुछ ही लोगों के लिए होती है, क्या जिंदगी एक रेस है। जैसा आप 3 इडियट्स फिल्म में देखते हैं, वो वहां का जो प्रिंसिपल है उस कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का या इंजीनियरिंग कॉलेज का, कौन सा वो कॉलेज है, क्या जिंदगी एक रेस है, क्या जिंदगी एक भाग दौड़ है, क्या कि यहां एक को दूसरे से आगे निकलना है, क्या जिंदगी का यही अर्थ है, क्या जिंदगी का यही उद्देश्य है, क्या ये क्लियर हो चुका, क्या ये खोज हो चुकी कि जीवन का उद्देश्य रेस ही है। अगर जीवन का उद्देश्य रेस ही है तब तो फिर ठीक है प्रतिद्वंदिता, तब तो होगी, तब तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई वे नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर ये खोज ही नहीं हुई है अभी तक, और ये जो बात चली आ रही है ये तो गलत चली आ रही है कि जीवन एक रेस है, क्योंकि अगर जीवन एक रेस होगी तो कुछ ही लोग सुखी हो सकते हैं बस, वो भी कभी कभी, वो भी एक भय के साए में, जो कि कोई भी नया आगंतुक उनको पछाड़ सकता है, कभी भी पछाड़ सकता है। उनका कोई फ्यूचर निश्चित नहीं है कि वो सुखी ही रहेंगे, कभी भी वो उसी भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले वो एक भीड़ का हिस्सा छोड़ के आए। और भीड़ यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा संख्या उनकी है जो पीछे रह जाते हैं किसी दौड़ में। ऐसा नहीं कि उनमें कोई ब्राइटनेस नहीं है, ऐसा नहीं कि उनमें कोई क्वालिटी नहीं है, नहीं, सबकी सब में क्वालिटी होती कोई ना कोई। लेकिन अभी क्वालिटी कैसे कैसे मापी जाती है, अर्निंग कितनी होती है, आप कमा कितना पाते हैं। क्या मापदंड बना हुआ है, आप कमा कितना पाते हैं। खेती में आप थोड़ा कमाते हैं, रिक्शा चलाने में थोड़ा कमाते हैं, तो उस काम को हीन दृष्टि से देखा जाता है। कई लोग बोलते हैं कि काम में क्या, सब काम ही होते हैं, किसी काम को छोटा समझ कर नहीं करना चाहिए। अरे भाई आप क्या मतलब, जिस काम से आपकी ज़िंदगी को चलाने के लिए 2 रुपए नहीं मिल सकते, उस काम को बड़ा किस आधार से समझ ले आदमी, क्या करे उसका, उसको बड़ा समझ के, वो तो उसको हीन ही समझेगा ना। क्योंकि समाज में जो मापदंड बना रखा है कि अर्निंग जिस काम में ज़्यादा है वो बड़ा काम है। इसीलिए तो कई लोग भ्रष्टाचार और चोरी तक करते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा अर्निंग होती है या ज़्यादा अर्निंग की संभावना होती है।
तभी ना उस काम की तरफ लोग लालायित होते हैं। नहीं तो चोरी से अगर कोई लाभ ना हो, चोरी से डकैती से फिरौती से अगर कुछ खास ना मिलता हो, तब कौन करेगा इन्हें? लाभ की दृष्टि से ही तो करता है आदमी। जी, माधव रंजन सरकार जी कह रहे हैं कि अभी तक जितनी दर्शन और व्यवस्था आए हैं, उसे विश्व के सभी नागरिक सुखी नहीं हो पाए। हर एक समस्या का समाधान भी नहीं हो पाया। अब इस नया सामाजिक, राजनीतिक और अर्थनैतिक व्यवस्था को जानिए। जी जी बिल्कुल। तो वर्तमान समय में आप वर्तमान समय में आप और आपके विचार खुश हैं? क्यों नहीं? मतलब आपका परिवार खुश है क्या? और तो क्यों नहीं है? समाधान क्या है? आप ऑनलाइन ऑफलाइन आलोचना में भी भाग ले सकते हैं और निजी मूल्यवान विचार भी प्रकट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या जिंदगी एक रेस है? क्या भागते रहना भागते रहना भागते रहना यही जिंदगी है? तो जीवन का क्या उद्देश्य है, उसके लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। उनमें ये बात अच्छे विस्तृत रूप से ढंग से एक्सप्लेन की गई है कि जीवन का जो उद्देश्य है वो रेस नहीं है, वो है सुखी होना और सदा सुखी बने रहना। हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो सब सुखी होने की होती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या सुखी होने के लिए प्रतिद्वंदिता ही एकमात्र रास्ता है? क्योंकि प्रतिद्वंदिता से हम देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया से केवल कुछ एक % लोग ही सुखी हो सकते हैं। उन्हीं की संभावना है। वो भी पूर्णतया सुखी नहीं हो सकते। उसके साथ भय भी लगा हुआ है कि कब वो पिछड़ जाए, क्योंकि निरंतर सारे लोग ट्राई कर रहे हैं आगे निकलने के लिए, आगे निकलने के लिए, आगे निकलने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आपको निरंतर रेस में रहना पड़ेगा। आप सो भी नहीं सकते ठीक से। सॉरी। आप सो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सोते समय भी ये आपको घबराहट रहेगी कि पता नहीं आपके सोते समय कोई आदमी ना आगे निकल जाए आपसे। देखते हैं ना, रात में कोई कोई कंपनी रातों रात आगे निकल जाती है और अच्छी खासी कंपनी पीछे रह जाती है। तो रात को वो सो भी नहीं सकते ठीक से, क्योंकि उनको नहीं पता कि सुबह की न्यूज कहीं ऐसी ना आ जाए कि अनिल अंबानी की कंपनी घाटे में जा रही है और दूसरी कंपनी आगे जा रही है। ये जिंदगी है क्या? क्या अंदर से आप ऐसी ही जिंदगी की कामना करते हैं मूल में? स्वाभाविकली नहीं करते होंगे। और इससे कितना बुरा भी लगता है। आप सोचो, आप किसी के कंधे पर पैर रखकर आगे बढ़ रहे हो, और किसी के पर नहीं, बहुत सारे लोगों के कंधों को कुचल कर आगे बढ़ना। क्या ये कोई मानवता वाला तरीका हो सकता है क्या? ये तो ऐसे हो गया जैसे आपको, मतलब एक आदमी को हजारों लोगों को कुचल कर कोई सुख मिले, और वो हजारों लोगों को कुचलता चला जाए और उस एक सुख को प्राप्त कर ले। क्या ये लाइफ होगी? क्या वो इसका मजा भी ले पाएगा? क्या वो हजारों लोगों के दुखों पर
अपना कोई सुख का महल खड़ा कर पाएगा? क्या सच में वो भी सुखी हो भी पाएगा? क्या उसका सुखी होना संभव है दूसरों के दुखों पर, दूसरों के नरक पर? क्या किसी नरक के ऊपर स्वर्ग खड़ा हो सकता है? क्या स्वर्ग की बुनियाद नरक हो सकती है? क्या किसी सुख की बुनियाद बहुत सारे लोगों का दुख हो सकता है या होना चाहिए? लेकिन आज तो ऐसा ही है। यहाँ पास देख रहे हैं कि शहर में जो लोग भी थोड़ा बहुत सुख पा पा रहे हैं, वो किन किन के कंधों पर खड़े हैं? सीधी सी बात है, वो लेबर के कंधों पर खड़े हैं, वो किसानों के कंधों पर खड़े हैं। उनको कुचल रहे हैं वो। क्या आप बिना खाना खाए पिए अच्छा आप किसी रेस में आगे जा सकते हैं? नहीं। आप जो आगे पहुंच रहे हैं उसमें कितने लोगों का प्रयास है, आपको पढ़ाने में, आपको लिखाने में, आपको पैदा करने में, आपकी परवरिश करने में, आपको खाना देने में, आपके कपड़े धोने में, आपके कपड़े बनाने में। कितनी सारी लेबर, किसान, और उन्हीं सबकी हालत बदतर। केवल बस एक इंजीनियर, डॉक्टर और मैनेजर, बस यही लोग सुखी लेने के दावेदार हैं। क्योंकि प्रतिद्वंद्विता से तो यही परिणाम निकल के आता है कि जो थोड़े से लोग आगे पहुंच जाएंगे उन्हीं के कदमों में सारा जहां होगा, और वो मुकद्दर के सिकंदर होंगे। मुकद्दर के सिकंदर फिल्म का डायलॉग है। जा, तू मुकद्दर का सिकंदर होगा, कुचल दे सब लोगों की गर्दनें, सिद्ध कर दे अपने आप को सबसे आगे, कर ले सबका शोषण, और फिर अंत में जाके मर जा। बन जा सिकंदर। क्या ये लाइफ है? क्या इसको जीवन कहेंगे? क्या जिसने भी ये ऐसा विश्व ब्रह्मांड रचा है, क्या उसके पीछे ये सोच है, ये उद्देश्य है कि किसी एक आदमी को सुखी करने के लिए पहले हजारों को दुखी किया जाए? क्योंकि प्रतिद्वंद्विता से तो यही हो रहा है, प्रतिद्वंद्विता के रास्ते से तो यही हो रहा है, कंपटीशन के रास्ते से तो यही परिणाम आ रहा है। क्या ये सही तरीका है? क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता? क्या ये न्याय संगत है तरीका? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके नीचे बताएं। क्या प्रतिद्वंदिता का, कंपटीशन का तरीका, जी जंगली तरीका, जहालत का तरीका, पढ़ लिख कर भी कंपटीशन का तरीका, वही जंगली तरीका,
क्या ये किसी पढ़े लिखे आदमी की निशानी है? क्या ये किसी पढ़ाई लिखाई का परिणाम हो सकता है? फिर भी हम उसे पढ़ा लिखा बोलें और तरीका वही जंगली, कि एक दूसरे को खा जाओ, एक दूसरे को, जहां ताकतवर ही राज करेगा, जहां ताकतवर ही सुखी होगा, जिसके पास ज़्यादा ताकत वही सुखी हो सकेगा। ऐसा जंगल का तरीका, ऐसा जंगल का कानून, ऐसा जंगल का परिणाम। बाकी सबको उसके रहमो करम पर रहना पड़ेगा। जितना जिंदा आपको छोड़ दे तो छोड़ दे, जिस दिन भी पकड़ लेगा खा लेगा। आप जैसे उसी के लिए जी रहे हैं। आप सब जैसे कि जो कंपटीशन में आगे चला जा रहा है उसी के लिए सब जी रहे हैं। आप उसके सुखों के लिए सीढ़ी बने हुए हैं। क्या ये न्याय है आपके साथ? क्या जिस संविधान में ये सब चल रहा है वो संविधान न्यायकारी है क्या? वो संविधान जंगली जैसा नहीं है क्या? और जंगली कोई संविधान हो सकता है क्या? कैसे एक आदमी के दुखों को हम सीढ़ी बना सकते हैं किसी और दूसरे आदमी के सुखों की, और फिर बोलेंगे कि ये देखो शास्त्र संगत व्यवस्था, न्याय संगत व्यवस्था। और इससे हमारा हमारा अंतःकरण कैसा हो जाता है? हमारे अंदर सोचो कैसा एक हमेशा एक तो भय बना रहता है कि पता नहीं कौन पीछे से आगे निकल जाए। तो फिर हम ऐसा इंतजाम करते हुए चलते हैं साथ में। जब हमारे पास पैसा हो जाता है, जब हमारे पास पावर हो जाती है, तो आसपास ऐसा इंतजाम करते हुए चलते हैं कि कोई उसको क्रॉस करके आगे ना निकल जाए। जो भी सत्ताधारी होते हैं वो आसपास ऐसा इंतजाम करने की कोशिश करते हैं कि उन्हीं की सत्ता बनी रहे, उनको क्रॉस करके कोई आगे ना चला जाए। उनका कितना समय, उनका कितना पैसा, उनका कितना ध्यान, उनका जीवन का कितना बड़ा हिस्सा इसी मेंटेनेंस में लगा रहता है, इसी मेंटेनेंस में लगा रहता है, इसी मैनेजमेंट में लगा रहता है। इसमें नहीं कि वो बाकी सब लोगों को कैसी गवर्नेंस है ना, इसमें लगा रहता है कि कैसे उनकी गवर्नमेंट बनी रहे। आप रसिया में, चाइना में देखते हैं, उन लोगों ने ऐसे रूल बना लिए कि अब जो इस समय के वहाँ के राष्ट्रपति हैं वही बने रहे हैं। चाइना ने तो बना लिया कि वो जब तक खुद नहीं त्याग पत्र देंगे तब तक ये वो नहीं हट सकते। रसिया ने भी उन्हीं की तर्ज पे कि वो हमेशा इस पद के दावेदार रहेंगे, हमेशा वो इसके लिए खड़े हो सकते हैं, और अगर वो हटते भी हैं तो उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा करके जो है मिस्टर पुतिन ने कानून बना लिया। हालांकि इनका इन सब नियमों को कोई मतलब नहीं है। कोई नई सरकार आएगी तो वो इन नियमों को रद्द कर देगी, खत्म हो जाएंगे ये नियम। पर फिर भी कोशिश कैसी करते हैं, इसके लिए उन्होंने कितना प्रयास किया होगा, कितने लोगों के साथ मीटिंग की होगी, कितने लोगों को बरगलाया होगा, कितने लोगों को जो नहीं मान रहे होंगे फोर्सफुली मनवाया होगा। मतलब आप देख रहे हो क्या हो रहा है। क्या ये लोग भी सुखी हैं? ऑफ कोर्स पैसा वैसा जो है उससे जो सुख होता है उतने तो हैं, लेकिन क्या इनके अंदर कोई सुख की बैकग्राउंड बनी हुई है क्या? क्या कोई सुखद बैकग्राउंड बना हुआ है? जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है कभी कहीं, कोई प्रोग्राम हो रहा होता है या आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो वहाँ कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है बड़ा सुखद सा, जिसमें आपका लंच करना, आपका डिनर करना एक और ज़्यादा सुखद हो जाता है। लेकिन सपोज करो कि अगर वहाँ कोई दुखद म्यूजिक चल रहा हो बैकग्राउंड में, तर 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 दुर 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 तर 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 दन 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 ऐसे करके,
अच्छा खासा खाना आपका खराब हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा आपका। जबकि खाना सब कुछ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, 5 स्टार 7 स्टार का खाना है, वहाँ टेबल और बाकी सब कुछ भी बढ़िया है, लेकिन आपका ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ये सारा रस आपका बिगाड़ देगा, क्योंकि वो बार बार आपका अटेंशन उधर ही खींच रहा है, यहाँ रहने नहीं दे रहा। वही हालत इन सब लोगों की है, इन जिसको भी हम लोग बोल रहे हैं कि जो प्रतिद्वंदिता करके और सिरमौर पर पहुंच जाते हैं, शिखर पर पहुंच जाते हैं, उनके अंदर एक बैकग्राउंड टेंशन वाला बना ही रहता है। हमेशा उनका अटेंशन उस तरफ ही रहता है, कोई पीछे से आगे ना निकल जाए, कोई पीछे से आगे ना निकल जाए। जरा सा एक रंगीला टाइप का लड़का, वो राजस्थान का एक लड़का है, ऐसे ही 28-30 साल का होगा मेरे ख्याल है, वो मिमिक्री करता है मोदी जी की। उसने जरा क्या पेट्रोल के दामों के ऊपर मिमिक्री कर दी, सरकार की नींद उड़ गई। वो पेट्रोल पंप के खिलाफ उन्होंने एक्शन ले लिया। अब सोचिए कितना डर रहता है इनके अंदर, इनके बैकग्राउंड में कैसे डर का म्यूजिक चलता रहता है हमेशा। अब चूंकि इतना बड़ा देश है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। जो भी कोई खराब स्थिति आएगी, लोग खड़े होंगे, किसान खड़े होंगे, लेबर खड़ी होगी, जहां भी दिक्कत आएगी वहां लोग खड़े होंगे और इनका सिंहासन हिलने लगेगा, ये थर थर कांपने लगेंगे और ऐसे उठपटांग टाइप के वो करने लगेंगे। चाइना में देखो, उसने नवाल्नी को, जो उसका अपोजिशन का लीडर है, उसको जेल में डाल दिया जबरदस्ती, बिना कोई मतलब के, ऐसा कोई पुराना दुराना कोई कानून लगा के इन्होंने हमारे जो आज़ाद करने वाले जो नायक थे उनकी बेइज्जती की है। बताइए, कोई समीक्षा की होगी उन्होंने कभी, और उसको उन्होंने ऐसे करके और जजों के ऊपर प्रेशर डाल के पुतिन ने और उनको करवा दिया अंदर 2-3 साल के लिए। 3 साल बाद फिर वो बाहर आएगा, फिर कुछ भी करवा देंगे। अब देखिए इनके अंदर कैसा भय का म्यूजिक हमेशा बजता रहता है, अंदर से ये सहमे रहते हैं, डरे से रहते हैं। मोदी जी को देखिए, कितनी बार आप उनको मुस्कुराते हुए देखते हैं ना। जब भी कभी मुस्कुरा रहे होंगे तो दूसरों के ऊपर कटाक्ष करके मुस्कुरा रहे होंगे, बैकग्राउंड में खुश है ही नहीं, इनके सुखी है ही नहीं है। बैकग्राउंड में हमेशा डरा हुआ सा आदमी रहता है, सहमा हुआ सा रहता है, सब पावर होते हुए भी, सारा पैसा होते हुए भी किस बात का भय रहता है? वही रेस से पिछड़ जाने का। जी, यंग हुकेरी, यूनुस हुकेरी कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सर वो पर्यावरण वाली वीडियो मेरे ग्रुप में आपने शेयर नहीं की लगता है। सर पता नहीं आपका कौन सा वाला ग्रुप है, तो वो यहाँ पर्यावरण की वीडियो वो तो आप भी शेयर कर सकते हैं, मैंने अगर नहीं की तो आप कर सकते हैं सर, क्योंकि हो सकता है आप वाला ग्रुप मेरे पास ना हो, क्योंकि मेरे पास जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप में या फेसबुक में, उन सभी में मैंने कर दी है, मैं करता ही हूँ अपनी हर वीडियो। लेकिन हो सकता है आपके वाले ग्रुप में मैं ना हूँ, तो उसमें आप कर सकते हैं, या जो भी लोग सुन रहे हैं उनमें से कोई हो तो वो कर दीजिएगा। यूनिस होकेरी जी का कोई ग्रुप है। तो बैकग्राउंड में ये नेगेटिव भाव बने रहते हैं, डर का, भय का भाव बना रहता है, भय का भूत लगा रहता है हमेशा इनके पीछे, लगा ही रहेगा। क्योंकि अगर जीवन एक रेस है तो हर आदमी इस बात को एक्सेप्ट करके, इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करके वो लगा है रेस में। अब पता नहीं कब कौन कहाँ आगे निकल जाए, कब कहाँ आप खरगोश की तरह सो जाए और कछुआ भी आगे निकल जाए। कछुआ जिसकी कोई औकात नहीं आगे निकलने की, इस रेस वाले प्रतिद्वंदिता में वो भी आगे निकल सकता है। आप अगर कभी भी ठंडे पड़ गए, आप अगर कभी भी सो गए
उस कहानी से आपको दिखता है ना सोना कितनी बड़ी बुरी बीमारी है कि कछुए से आपको हरा सकती है। कछुए से, जो कि आप यूं कछुए को हरा सकते हो रेस में, कछुआ कहीं नहीं रुकेगा, लेकिन आप थोड़ा विश्राम करने लग पड़े और आप पीछे रह गए। तो आप सोचो, इसका मतलब है कि रेस का कॉन्सेप्ट आपको विश्राम की अनुमति नहीं देता। विश्राम एक रिस्क है उसमें। आप सोए कि आप पीछे हो जाओगे, पीछे होने का पूरा रिस्क है। इसीलिए अमीर लोग ठीक से सो नहीं पाते। बिजनेसमैन लोग सो नहीं पाते, जिनकी फिल्में जो फिल्में बनाते हैं, जो करोड़ों लाखों अरबों का पैसा उसमें लगाते हैं, जिनका करियर उस पर है, शाहरुख खान, सलमान खान और जितने भी, ये सब सो नहीं पाते जब उनकी फिल्में बनती हैं। और वो जब तक लॉन्च ना हो जाए, जब तक वो पैसा रिकवर ना हो जाए, तब तक ये डरे रहते हैं। भय रहता है इनको कि अगर फिल्म डूबी तो करियर डूबा, करियर डूबा तो जिंदगी डूबी, मौत से भी बदतर। और ये लाइफ इनको कौन दे रहा है? वही करोड़ों लोग इनकी फिल्मों में टिकट, सबका योगदान है ना थोड़ा थोड़ा, नहीं तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? करोड़ों लोग उस फिल्म को देखते हैं, तब जाके वो फिल्म में उतना पैसा निकलता है, और ये लोग हीरो, डायरेक्टर और विशेष सुख सुविधाओं को भोग पाते हैं। करोड़ों लोगों के खून पसीने की कमाई को ये लोग ऐशो आराम में निकालते हैं, या निकाल पाते हैं, इन्हीं को ये मौका मिलता है। क्या ये प्रतिद्वंद्विता से भरी हुई लाइफ, या भरी हुई ये व्यवस्था, क्या ये सही व्यवस्था है? क्या यही एकमात्र तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है? कभी इसको किसी ने चेंज नहीं किया। सोचा तो होगा चेंज करने का, मगर वो कभी कोई ऐसा तरीका निकाल नहीं पाया कि इससे निजात मिले, कि इससे छूट मिले, कि इससे मुक्ति मिले। कोई दर्शन इससे मुक्त नहीं कर पाया अभी तक का। कोई ध्यान, कोई ओशो का ध्यान, कोई जिद्दू कृष्णमूर्ति का ध्यान, कोई श्री श्री रविशंकर का ध्यान, कोई जग्गी वासुदेव का ध्यान मुक्त नहीं कर पाया इस बात से समाज को। इन खुद को नहीं मुक्त कर पाया, ये खुद एक कंपटीशन में लगे हैं। इनका जाके डे बाय डे का प्रोग्राम देखो, एक गुरु दूसरे गुरु को कैसे पीछे छोड़ दे, एक गुरु कैसे अपने फॉलोवर ज्यादा बढ़ा ले। इनका भी वही हाल है। रात में इन्हें भी नींद नहीं आती, ये दिन में झूठ बोलते हैं खड़े होके के नींद के ये नुस्खे, नींद के ये नुस्खे। अरे भाई, जिस कंपटीशन वर्ल्ड में आप दुनिया को नींद के नुस्खे बता रहे हो, आप जब खुद वो कंपटीशन कर रहे हो, आप कैसे सोते होगे? आप झूठ बोल रहे हो दुनिया को। नहीं तो ये मशीन लगा के बताते ना। इन्होंने कभी कोई प्रेजेंटेशन किया कि ये देखो मैं कितने मजे से सोता हूँ? बस बोलते हैं कि मैं सोता हूँ, कभी प्रेजेंटेशन करके दिखाने की हिम्मत नहीं हुई खुले तौर पर कि ठीक है, आपके पास जो मशीनें हैं वो सोते समय मेरे ऊपर आप लगाइए और देखिए मैं कितना मजे से सोता हूँ। क्योंकि जिनके पास ये स्थिति होगी वो तो दिखाएगा ना, वो तो प्रूव करेगा, खाली बोलेगा थोड़ी। अरे कोई पूछ भी ले इनसे कि महाराज इस चीज को थोड़ा प्रूव करिए। प्रूफ के नाम से ऐसे भटक जाते हैं, बोलते हैं
क्या बात कर रहे हो, ये सब श्रद्धा के विषय हैं। लो मतलब इनकी जो ये बोले बस मान लो, बस ये उसी के विषय हैं, जानने के विषय नहीं है ये। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये प्रूफ नहीं कर सकते, पकड़े जाएंगे। अगर मशीन लगा के चेक कर लिया तो पकड़े जाएंगे। ये पता चल जाएगा कि ये आम आदमी के जैसे भी नहीं सो पाते हैं। ये दिन रात उसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि कैसे 1 करोड़ से 2 करोड़ फॉलोवर बनाए, 3 करोड़ बनाए, 4 करोड़ बनाए, 10 करोड़ बनाए, और उसी में इनकी जिंदगी तमाम होती है। तो रेस तो कोई जिंदगी नहीं हो सकती ना। रेस तो मतलब लगातार भागते रहना, भागते रहना। जैसे वो चोर भागता रहता है पुलिस से, लगातार भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना। ये क्या जिंदगी होती है उसकी? ऐसी जिंदगी चाहता है क्या कोई चोर कि हमेशा उसके पीछे पुलिस पड़ी रहे, भय का भूत पड़ा रहे? अगर किसी ऊपर वाले ने, अगर किसी ईश्वर ने ऐसी कोई जिंदगी डिजाइन की है तो ये तो बहुत घटिया जिंदगी है भाई। ऐसी जिंदगी का निर्माता, ऐसी घटिया संरचना पैदा करने का निर्माता कोई बहुत महान तो नहीं हो सकता। वो तो फिर घटिया ही होगा, बहुत लो स्टैंडर्ड का होगा, बहुत लो दिमाग का होगा। उसको तो किसी भी आधार से बुद्धिमान तो नहीं कहा जा सकता। होगी उसके पास प्लानेट बनाने की ताकत, होगी इतना विश्व ब्रह्मांड बनाने की ताकत, पर दिमागी ताकत में वो ऐसे ही होगा, बस लल्लू। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनके पास बहुत सारा धन बल सब होता है, मगर दिमाग से लल्लू होते हैं, काम वही करेंगे तीतर मार। तो ये कोई ऐसे ऐसा परमात्मा, ऐसी कोई परम सत्ता सिद्ध हो जाता है। जैसे किसी लल्लू को आप प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के पद पे बिठा दो, तो है सारे अधिकार हैं उसके, सब सारे कोई भी कर्तव्य बढ़िया से कर सकता है, पर दिमाग ही नहीं है, करेगा ही नहीं, होगा ही नहीं उससे। वहां पर भी वो यही बोलेगा, लाइफ इज रेस, और घोंसले से कौवे के अंडों को निकाल के फेंक देगा। तो क्या आप ऐसी लाइफ चाहते हैं जो लाइफ इज रेस इस सिद्धांत पर टिकी हो, या कि लाइफ इज जॉय? लाइफ एक सुख है, लाइफ सुखी होने के लिए है, लाइफ सुखमय होने के लिए है, सदा ही, बिना किसी नेगेटिविटी के, बिना किसी डरावने भयावह बैकग्राउंड के। जिसमें एक मनोरम मधुर बैकग्राउंड बजता रहे हमेशा। अब देखें इसका कारण क्या है, इस प्रतिद्वंदिता का कारण क्या है? इसका कारण एकमात्र है कि क्योंकि ये जो प्रतिद्वंदिता भी लोग करते हैं तो सिंपल सी बात है, किस लिए करते हैं? उन सभी सुख सुविधाओं को हासिल करने के लिए करते हैं जो उन पदों पर या वैसा बनकर आपको मिलती है ना? और तो कोई कारण नहीं है ना। आप पूछो अपने किसी भी मित्र को, या आप में से खुद कोई इंजीनियर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कहीं के वाइस चांसलर, माने किसी भी ऐसे पद पर आप बैठे हैं जहां आपको अच्छी खासी अर्निंग है, आप अपर 10% में आते हैं, क्यों चाहता आपने वहां जाना? सुखों के लिए ही चाहता, क्योंकि वहां एटलीस्ट पैसे से तो आपको सुख मिल रहे हैं ना। कोई चीज़ आप बाजार से खरीदना चाह रहे हो तो खरीद ले रहे हो, अच्छा घर आप प्राप्त कर ले रहे हो, अच्छा टीवी, अच्छी बीवी, अच्छे
फर्नीचर अच्छा, अच्छी कॉलोनी, ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर ले रहे हो ना वहाँ पर, इसी के लिए तो आप गए। तो जीवन का उद्देश्य तो सुख ही सिद्ध होता है इस परिस्थिति में भी। माने लाइफ इज रेस बोल कर भी सुख नहीं हट पाता, सुख ही रहता है बैकग्राउंड में, हमारी लालसा का ध्येय, हमारा उद्देश्य। लेकिन प्रतिद्वंद्विता क्यों है? क्योंकि थोड़ा है, ये जो सुख सुविधाएं हैं ये बहुत थोड़ी प्रोड्यूस हो रही हैं, थोड़ी पैदा हम कर रहे हैं। अब थोड़ी हैं तो थोड़े ही लोगों को मिल सकती है, चाहते सब लोग हैं। ये ऐसे समझ लो कि जैसे कोई फिल्म आई है अमिताभ बच्चन की, शाहरुख खान की, जिनके बहुत प्रशंसक हैं, लेकिन सिनेमा हॉल तो थोड़े हैं और हर कोई पहला शो देखना चाहता है। मतलब कोई इंतजार नहीं करना चाहता कि अभी हम इस सुख को थोड़ा देर बाद में ले लें ना, जितना जल्दी मिल सके उतना जल्दी। तो अब एक ही हॉल पर पहुंच गए, हॉल में कैपेसिटी है 500 लोगों को बिठाने की और वहां पहुंच गए 5000। अब क्या हो? अब इस चीज़ की थोड़ी आप कल्पना करके देखें, और कल्पना नहीं, ये तो आपका कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि कभी कभी आप सिनेमा हॉल गए होंगे और वहाँ टिकट फुल हो गई, मतलब विंडो बंद हो गई, बोले सारे टिकट बिक चुके हैं, अब कोई सीट खाली नहीं है। हाउस फुल हो चुका, और आप वहाँ से लौट आते हैं दुखी मन से, आप दुखी होकर वहाँ से लौट आते हैं। और अगली बार जब कोई ऐसी फिल्म होती है तो आप पहले जाने की कोशिश करते हैं ताकि उस टिकट लेने की क्यू में पहले से आप खड़े हो सकें, या बहुत पहले से ऑनलाइन उसकी टिकट बुक कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है ना। फिल्म को देखने के लिए सिनेमा हॉल की और उसकी सीट्स की अवेलेबिलिटी कम है, लिमिटेड है। तब ये रेस शुरू होती है, तब ये प्रतिद्वंदिता शुरू होती है, तब दूसरे को पिछाड़ के और उस चीज को पाने की इच्छा होती है, पाने की फाइट शुरू होती है, पाने की लड़ाई शुरू होती है, पाने के लिए युद्ध शुरू होता है। मतलब जो भी वो कर सकता है वो फिर करता है। मान लिया ऐसे में कोई गुंडा आ गया जो वो भी फैन है उस फिल्म के हीरो का और वो देखना चाहता है और हाउसफुल हो चुका, तो वो अपनी ताकत का वहां प्रदर्शन करता है, बोलता है अब चलो, अंदर जाता है, 10-20 लोगों को मार कुट के बाहर भेज देता है, हाँ हम देखेंगे फिल्म, तुम बाद में देखना। ये ऐसे रेस पैदा हो रही है ना, ऐसे प्रतिद्वंदिता पैदा हो रही है। तो कारण क्या हो रहा है? अवेलेबिलिटी कम है, मांग ज्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है, उसकी पूर्ति कम है, आपूर्ति नहीं है। तो जब मांग से ज्यादा आपूर्ति ना हो, मतलब मांग से जितनी कम आपूर्ति होगी उतना कंपटीशन, उतना उस बात के लिए जो प्रतिद्वंदिता है वो ज्यादा होगी। मतलब जैसे सुख उपलब्ध है केवल 10% लोगों के लिए सारे, और लोग हैं 100%, और 90% का वहां से बाहर हो जाना पक्का है। अब कौन होंगे ये क्लियर नहीं है। तो अब जो 10% रेस में आगे जाएंगे, रेस इज द लाइफ, वो उस 10% को अवेलेबल कर पाएंगे, वो 10% सुख उनके हिस्से में आ पाएंगे। 90% या तो दोबारा रेस में लगे होंगे या हार के बैठ गए होंगे, निराश होकर बैठ गए होंगे।
या जहाँ भी होंगे वहाँ उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया होगा, चलो इतना तो मिल गया कम से कम। मतलब वो इस कंपटीशन में कहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे लगातार। तो ऐसा जीवन जीते हुए ऐसा तो दिखता ही है कि लाइफ इज रेस है क्या, लाइफ इज रेस जैसी लग रही है ना। तो लाइफ इज रेस जैसी तो लग रही है, इसीलिए उनको लगने लगता है जब कोई उनको बोलता है कि लाइफ इज रेस, तो लोगों को लगता है हाँ सच बोल रहा है। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि ऐसा कारण खड़ा हो रखा है तब ऐसी स्थिति हो रखी है, नहीं तो ये वास्तविकता नहीं है। यदि अवेलेबिलिटी आप बढ़ा दें, जितनी मांग है उतनी आपूर्ति कर दें, फिर कोई रेस नहीं है, फिर कोई कंपटीशन नहीं है। या जो चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, जैसे जहाँ पानी बहुत मात्रा में अवेलेबल है, जैसे उत्तराखंड में चले जाइए, वहाँ पानी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। यूपी में चले जाइए, हर जगह पानी टल्लू से निकल आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ लाइन नहीं लगती, पानी के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। कोई प्रतियोगिता इस बात के लिए नहीं करता कि मुझे पानी की 10 टैंक मिल जाए। आप ऐसी प्रतियोगिता वहाँ अनाउंस भी करेंगे तो एक आदमी नहीं पहुँचेगा उस प्रतियोगिता, उस प्रतिद्वंदिता के लिए, उस कंपटीशन के लिए एक आदमी नहीं पहुँचेगा। अगर आप ऐसा कर दें कि भाई ये प्रतिद्वंदिता है और जीतने वाले को 10 पानी के टैंक दिए जाएंगे, मतलब माने 10 टैंक के बराबर जो पानी है, या 10,000 लीटर पानी इनाम में दिया जाएगा वो बोलेगा पागल हुए हो, पानी तो उपलब्ध ही है, इसका क्या करेंगे हम। अरे मोटरसाइकिल रखो, कार रखो, जो हमारे पास नहीं है उसके लिए आएंगे ना रेस लगाने। जो है प्रचुर मात्रा में, उसके लिए काहे की रेस। इस बात से आपको समझ में आ गया होगा कि आपूर्ति की कमी कारण है इस प्रतिद्वंदिता का, क्योंकि मांग तो है, मांग तो हमें बचपन से ही हो जाती है सुखी होने की, वही तो जीवन है। सब लोग कंप्लीटली सुखी होना चाहते हैं पूरी तरह से, तो मांग तो है हमारे अंदर हर चीज की, लेकिन हमने सिस्टम ऐसा अडॉप्ट कर रखा है कि वो आपूर्ति नहीं कर पाता सबकी मांग के अनुसार। सिस्टम क्यों खराब है, मैंने आपको बताया, अर्थशास्त्र खराब है। उसके लिए आप मेरा अर्थशास्त्र का वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस अर्थशास्त्र के खराब होने से ही क्यों ये अभी 2-3 बार पहले का एक बेरोजगारी का वीडियो देख लेंगे, उसमें मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, और अर्थशास्त्र के ऊपर जितने वीडियोज हैं उन सब में एक्सप्लेन किया है कि ये अभी जो अर्थशास्त्र हमने अडॉप्ट कर रखा है वो केवल और केवल 10% लोगों को सुखी बनाने के लिए, माने वो उतनी ही आपूर्ति कर सकता है। कैसे कर सकता है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ऐसे टाइम तो बहुत हो गया, 1 घंटा तो लगभग हो गया वीडियो को, थोड़े से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, अभी जो पूंजीवाद है, जो अर्थशास्त्र है हमारा, वो है कि मांग आप कर सकते हैं जब आपके पास पैसा हो, है ना। ये सिस्टम है अर्थशास्त्र का कि आपको कोई मांग करनी है तो बदले में आपके पास कुछ होना चाहिए देने के लिए। तो अभी जैसे पैसे की बात होती है, तो पैसा है, तो जितना पैसा आपके पास होगा आप उतनी मांग कर पाओगे, इससे ज़्यादा आप मांग कर नहीं सकते इस नियम की वजह से। पैसा कहाँ से आता है, पैसा आता है आपको किसी रोजगार से, कि कोई रोजगार आपके पास होगा तो आपके पास पैसा आता है। रोजगार आपके पास है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि बाजार में उतनी मांग ही नहीं है कि उतना रोजगार मिले। देख रहे हो ये दोनों नियम कैसे उल्टे हैं। पैसे के बिना आप मांग नहीं कर सकते और रोजगार के बिना पैसा नहीं मिल सकता। तो जब तक रोजगार ज्यादा नहीं होगा तो मांग नहीं बढ़ेगी, और मांग नहीं बढ़ेगी तो रोजगार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा मांग होगी
तभी ना जो प्रोड्यूसर हैं वो ज़्यादा पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो तभी उनको ज़्यादा लोग चाहिएंगे उसे पैदा करने में, तो तभी रोजगार बढ़ेगा। अभी जो मोदी जी बोलते हैं कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, नहीं दे पाए ना, इसीलिए नहीं दे पाए क्योंकि मांग ही नहीं बढ़ी। ऊपर से ऑटोमेशन तो है ही है, ऑटोमेशन में तो एक मशीन ही 50 सैकड़ों लोगों का काम करती है। तो ये जो अर्थशास्त्र है कि बिना पैसे की मांग नहीं कर सकते और बिना रोजगार के आपको पैसा नहीं मिल सकता, ये जो दोनों नियम है जो एक दूसरे को दबा के रखते हैं कि कम रोजगार कम मांग पैदा होने देता है और कम मांग कम रोजगार पैदा होने देती है, दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करके रखे हुए हैं। तो जब तक ये अर्थशास्त्र रहेगा तब तक आप मांग ही नहीं कर सकते, तो उसका प्रोडक्शन कभी नहीं होगा। माने हर एक सुख सुविधा की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, हर एक सुख सुविधा की आपूर्ति नहीं होगी जितनी आपकी वास्तविक मांग है, क्योंकि उस आपकी वास्तविक मांग को दबा दिया गया इस गलत नियम से और उसको पैसे के रूप में परिणत कर दिया गया कि आपकी जेब में 10 रुपए हैं तो आप 10 रुपए की मांग करेंगे। वहां मांग तो आप करना चाहते हैं 10 लाख रुपए की, मगर मांग आप वहां पे करेंगे केवल 10 रुपए की, क्योंकि पैसा बीच में डाल दिया। तो आपकी वास्तविक मांग निकल के आती नहीं बाहर, वास्तविक मांग नहीं आती तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन नहीं होता, तो आपूर्ति नहीं होती। तो इसलिए ये जो अभी अर्थशास्त्र है इसमें केवल 10% लोग ही इस अर्थशास्त्र का ढंग से हिस्सा बन पाते हैं, बाकी सब लोग तो लेबर जैसे हैं, लेबर के रूप में और कुछ नहीं। उनका स्टेटस लेबर से ज्यादा नहीं है, किसी का थोड़ा सा बेहतर, किसी का थोड़ा सा कम बेहतर, लेकिन केवल और केवल 10% लोग हैं जिनके पास इतनी आय हो रही है इस अर्थशास्त्र की वजह से कि वो जितना खर्च करना चाहें, मतलब जितनी उनकी अपनी वास्तविक मांगें हैं उन मांगों को वो आराम से मांग सकते हैं, तो उन्हीं का प्रोडक्शन होता है बस। अब बताइए, मर्सिडीज की कंपनी में काम करने वाले, वहाँ पे स्वीपर भी होगा, वहाँ पे मैकेनिक भी होगा, वहाँ पे लेबर भी होगी, क्या उनको इतनी तनख्वाह मिलती है कि वो मर्सिडीज कार खरीद सकें? मर्सिडीज ही बना रहे हैं, उसका उसका प्रोडक्शन ही कर रहे हैं। आप सोचिए, उसके प्रोडक्शन में उनका रोल है, लेकिन वो मर्सिडीज नहीं खरीद सकते। जो आपका मकान बनाकर आपको दे रहे हैं वो अपना मकान नहीं बना सकते। आप सोचो क्या है ये हालत। ऐसा तो है नहीं ना कि उनकी मांग नहीं है, लेकिन मांग वो बाजार में नहीं रख सकते क्योंकि उसके लिए तो पैसा चाहिए, और पैसे के लिए तो फिर रोजगार चाहिए जहां से पैसा आएगा, और रोजगार भी वो वाला चाहिए जिसमें उतना पैसा आता है, लेबर वाला नहीं, चाय पिलाने वाला नहीं। तो अर्थशास्त्र खराब है, अर्थशास्त्र बिल्कुल जंगली है, बिल्कुल जंगली, जाहिल अर्थशास्त्र है ये, जो अभी तक सदियों से हम लोग उसको अडॉप्ट करते आए हैं। ये कारण है इसका, मूल कारण गलत प्रकार का अर्थशास्त्र केवल 10% लोगों की मांग के हिसाब से ही अवेलेबिलिटी दे पाता है, आपूर्ति कर पाता है। 90% लोग हमेशा इसके दायरे से बाहर रहेंगे जब तक ऐसा अर्थशास्त्र रहेगा। चाहे प्रधानमंत्री के तौर पर कोई भी आ जाए, मोदी आ जाए, मनमोहन सिंह आ जाए, कोई तोपची आ जाए, कोई बाबरची आ जाए, कोई भी आ जाए, कुछ नहीं कर सका। आपने देखा ही है, मोदी जी ने बोला कि 2 करोड़ जॉब देंगे वो हर साल, आपके सामने है रिजल्ट। अब 7 साल हो चुके हैं, और जॉब मतलब ये 10-12 हजार को मैं जॉब नहीं कहता, उन्होंने भी इसको जॉब नहीं कहा होगा। जॉब का मतलब होता है इतनी अर्निंग उससे कि जिससे आपका जो परिवार का जो जीवन है वो अच्छे ढंग से खुशहाल जैसे जी सकें, जैसे मोदी जी जीते हैं,
जैसे मोदी जी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, मोदी जी बढ़िया बढ़िया चश्मे लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में चलते हैं, बढ़िया बढ़िया एरोप्लेन में चलते हैं, ऐसी ज़िंदगी को जॉब कहना चाहिए। ये होता है जॉब। तो प्रधानमंत्री जी ऐसे जॉब के बारे में कह रहे होंगे, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि जैसी ज़िंदगी वो जी पा रहे हैं वैसी ही ज़िंदगी सब लोग जी पाएं, ऐसे जॉब की ही वो 2 करोड़ की बात कर रहे होंगे। तो नहीं कर पाए क्योंकि भाई अर्थशास्त्र है ना, कितना सारा एनपीए हो रहा है, कोई लोग जो प्रयास भी कर रहे हैं एनपीए हो जा रहा है, पैसा निकल के ही नहीं आ रहा, कंपनी डूब जा रही है, मांग है ही नहीं बाजार में, कोई खरीदने आ ही नहीं रहा है, चीज़ें बना के बैठे हैं लेकिन कोई मांग नहीं है बाजार में, तो औने पौने में चीज़ें बेचनी पड़ती हैं, फिर पैसा निकल के नहीं आता, आदमी कंपनी बंद कर देता है, एनपीए दिखा देता है भाई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सीधी सी बात है, सॉल्यूशन संपूर्ण समाधान नाम की किताब है जिसके लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा कमेंट्स में। संपूर्ण समाधान में ऐसी पूरी एक कंप्लीट व्यवस्था है, उसमें एक ऐसा कंप्लीट अर्थशास्त्र है, सही वाला अर्थशास्त्र, जो जंगली नहीं है, जो जाहिल नहीं है, जो जाहिलियत से भरा हुआ नहीं है, ऐसा अर्थशास्त्र जो 100% मांग को आपूर्ति में बदलता है और आपके मांग करने में कोई कंडीशन नहीं लगाता, पैसे की या किसी भी प्रकार की। वहां आपको जो मांग करनी है आप अपनी मांग कर सकते हैं, ये वो आपको अधिकार देता है और उसके प्रोडक्शन की पूरी व्यवस्था करता है और उसकी आपूर्ति की पूरी व्यवस्था करता है। तो फिर नहीं कोई कंपटीशन होगा, कंपटीशन की बात ही नहीं उठेगी। सभी के मिला के जितने सुख हैं उन सभी सुखों का प्रोडक्शन हो रहा है, सबको अपने अपने इच्छा के सुख मिल रहे हैं, अब किस बात के लिए कंपटीशन होगा? अब कोई बोलेगा कि आओ भाई, आप जो है, जो कोई आगे निकलेगा उसको ये वाला सुख मिलेगा, आदमी बोलेगा ये सुख तो अवेलेबल ही है। जैसे अभी आपको पानी अवेलेबल है, उसके लिए थोड़ी कोई कंपटीशन करने जाते हो कि भाई आपको 10,000 लीटर पानी मिलेगा आप बोलोगे क्या पागल हो, ये तो अवेलेबल है, यहीं से अभी मोटर चलाएंगे और 10,000 लीटर पानी निकाल लेंगे, उसके लिए आपके यहाँ कंपटीशन में काहे के लिए आएंगे? तो जब आपको वो सारे सुख उपलब्ध होंगे आपकी इच्छा के आधार पर, फिर आप क्यों किसी कंपटीशन के लिए जाओगे? और फिर कोई क्यों कंपटीशन अरेंज भी करेगा? क्योंकि अभी कंपटीशन क्यों अरेंज किए जाते हैं? क्योंकि उस कंपटीशन में भी वो लोग अर्निंग करते हैं, वो उनकी अर्निंग का तरीका है। वो अगर 10,000 रुपये का कोई इनाम देते हैं तो कम से कम 50,000 रुपये वहाँ अर्निंग कर रहे होंगे इस आयोजन से, तो उसमें से 10,000 रुपये आपको देते थे। जैसे लॉटरी सिस्टम आप देखते ही हैं, लॉटरी में वो टिकट आप ही सब लोगों को बेचते हैं, तो 100 रुपये का टिकट बेचेंगे तो उसमें से 50-60 रुपये का इनाम दे देंगे, बाकी 50-60 रुपये उनको बच जाते हैं। तभी तो लॉटरी का आयोजन करते हैं वो। जब ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो अब ना कोई लॉटरी का टिकट खरीदने जाएगा, कोई लॉटरी का टिकट बेचेगा भी नहीं, क्योंकि क्या ज़रूरत है, उसको भी तो सब मिल ही रहा है, जो चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए। अब ये पूरी व्यवस्था कैसी है, उसके लिए आप इस बुक को पढ़िए। ये बुक ऑडियो में भी यूट्यूब में पड़ी हुई है, वहाँ भी आप इसको पूरी को सुन सकते हैं, पूरी फ्री बुक पड़ी हुई है। हाँ, बस कागज़ वाली चाहिए तो वो आपको खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें तो पैसा लगता है आज के सिस्टम में। उस नए सिस्टम में सब कुछ फ्री है, आपकी एजुकेशन, आपका रहना खाना पीना सब कुछ, और A1 क्लास, हर चीज़, आपका भोजन, आपके कपड़े, आपका पूरा मेंटेनेंस, आपका रहना, आपकी सड़कें, आपका स्कूल, आपका मेडिकल, आपके पार्क, आपके जिम, आपके स्टेडियम, सब कुछ, आपकी लाइब्रेरीज, आपका टैब,
आपका मोबाइल, आपका डेस्कटॉप, आपका लैपटॉप, आपके चश्मे, सब कुछ, माने जो भी आपको चाहिए होता है अपनी अपनी लाइफ में। अब ये कैसे पूरा सिस्टम है, इसके लिए आप उसको देखिए, नहीं तो ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कारण आपको पता चल गया, प्रतिद्वंद्विता का कारण है आपकी जो वास्तविक मांगे हैं उनके आधार से उतनी आपूर्ति का ना होना। बस ये रूट में कॉज है, मूल में कॉज है ये। अगर हम ऐसी व्यवस्था दे देते हैं जो आपकी वास्तविक मांग के आधार से प्रोडक्शन करती है और उसकी आपूर्ति करती है, तो फिर कोई कंपटीशन की जरूरत नहीं होगी। फिर लाइफ इज रेस कभी आपको न सुनने को मिलेगा, न एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, न देखने को मिलेगा, कहीं नहीं आप देख पाओगे। वो होगा वास्तविक जीवन, वो होगा आपका, आपके अनुसार जीवन, जैसा आप जीना चाहते हो। कंपटीशन में तो आदमी पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति कौन चाहता है जहां हमेशा डर लगा रहे कि पता नहीं कब मैं पिछड़ जाऊं। कौन चाहता है ऐसी ऐसी अनस्टेबल लाइफ, असुरक्षित लाइफ, जिसमें रात में वो सो भी नहीं सकता डर के मारे कि कहीं पीछे न रह जाऊं खरगोश की तरह। ऐसी लाइफ तो कोई नहीं चाहता, पर मजबूरी है तो मजबूरी में सब लगे हैं। और मजबूरी में तो सुख नहीं है ना, मजबूरी तो दुखों का नाम है। तो आशा है आप आज के इस कंपटीशन, प्रतिद्वंदात्मक जो भी सारा वातावरण बना है उसके रूट कॉज को आप समझ चुके होंगे, उसके दुखों को समझ चुके होंगे, उसके कारणों को समझ चुके होंगे और उसके निवारण को भी समझ चुके होंगे। बाकी हम लोगों से जुड़ने के लिए सब नीचे कमेंट्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ आप कोई भी कमेंट के द्वारा हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। किसी ने कोई सवाल तो पूछे होंगे नहीं। तो आप सभी का धन्यवाद इसके लिए। और फिर अच्छा, अगला टॉपिक आपको बता दूं, अगला टॉपिक पहले ही अनाउंस कर रखा है। परसों का टॉपिक जो है वो है पेंशन, जो सभी दुनिया के सभी देशों में, अमीर देशों में भी और गरीब देशों में भी और भारत में भी ख़त्म होती जा रही हैं। बहुत सारी तो भारत में तो ख़त्म ही हो चुकी हैं। अब पेंशन के बाद बुज़ुर्गों की ज़िंदगी कितनी अनिश्चित हो जाती है, कितने भय वाली हो जाती है। और वो अपनी रिटायर के बाद की ज़िंदगी, जब पेंशन थी, जब थोड़ा सा कुछ अच्छे ख्यालात बनाते थे, अच्छी कुछ कल्पनाएं करते थे कि रिटायर होने के बाद में मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वहाँ जाऊँगा, क्योंकि पैसा तो मिलता रहेगा और मेरे पास समय होगा तो मैं अपनी कोई सुखों को प्राप्त कर सकूँगा, ऐसा सोचते थे। अभी तो डर में होंगे कि अभी जो डेली की लाइफ चल रही है वो भी कैसे चलेगी बिना पेंशन के। तो बहुत भयंकर स्थिति, बहुत, ये उन लोगों की भी जिनके पास कोई जॉब नहीं है, वो तो शुरू से लेकर आखिर तक ही उनकी स्थिति खराब है। पेंशन माने कुछ काम करने वाले लोगों की, जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत काम मिल पाता है, उनका भी जो बुजुर्ग का समय है, बुजुर्गियत का समय है, वो कितना भयावह, कितना भय पैदा करता है अभी कि अच्छा 60 साल की उम्र के बाद में हम जब रिटायर हो जाएंगे तो उसका अगला महीना कैसे गुजारेंगे, कहाँ से गुजारेंगे, पैसा तो आएगा नहीं। और खर्चे बढ़ जाते हैं क्योंकि उस समय मेडिकल का खर्चा बढ़ जाता है, एक केयर टेकर भी चाहिए होता है, क्योंकि बुढ़ापे में अपने सब काम करने में सफल नहीं होते। बच्चे पता नहीं अपने ही चक्करों में लगे रहते हैं, वो कुछ साथ देंगे नहीं देंगे।
कितना अनस्टेबल हो जाएगी उनकी लाइफ, कितना और दुख जो है बढ़ जाएगा। और ऐसे फैसले सरकारें क्यों ले रही हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, उस पर बात करेंगे परसों वाले उसमें, और उसका क्या कारण और क्या निवारण वो देखेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का।